गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं लेबर लॉ में आप लोगों को पढ़ा रहा था। लेबर लॉ में क्या पढ़ाया था? कल पिछले दिन पढ़ाया था श्रम न्यायालय का गठन, श्रम न्यायालय और श्रम न्यायालय का गठन। ठीक है, अब क्या पढ़ाऊंगा आज मैं? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना। राष्ट्रीय संरचना, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल। नेशनल ट्रिब्यूनल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना। आज की क्लास में क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना। ठीक है, तो हम एक्ट पढ़ रहे हैं, इंडियन डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम, सॉरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पढ़ रहे हैं। 1947 की धारा सेक्शन 7 सेक्शन 7 ख में बी, सेक्शन 7 बी में क्या है? संरचना है। किसकी है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना की बात करता है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना सेक्शन 7 ख क्या है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना में? ठीक है, देखिए क्या होता है जब राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना होता है, क्या क्या कार्य है इसके, क्या क्या शक्तियां हैं इसके, ठीक है, कितना क्षेत्राधिकार है, वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। क्या है राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना? कैसे होगी इसकी संरचना? 7 ख में बताया गया है। ठीक, 7 ख में बताया गया है। केंद्रीय क्या कैसे होगा? केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निम्नलिखित औद्योगिक मामलों के निपटारे हेतु राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का गठन करेगी। मतलब जो इसकी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के गठन कैसे होगा? कुछ मामले हैं जिनके निस्तारण के लिए राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की गठन करा जाएगा, संरचना की जाएगी। तो कैसे बनेगा? किससे बनेगा? जैसे जिसमें केंद्रीय सरकार की संपत्ति में, केंद्रीय सरकार की संपत्ति यदि है कोई और तो ट्रिब्यूनल में जा रहा मामला, तो कैसे होगा? पहला, राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। पहला क्या होगा? राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न, नेशनल लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए जिससे, ठीक है, राष्ट्रीयता को क्षति पहुंचती हो। ठीक, दूसरा क्या है? इस प्रकृति के है कि एक या अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक संस्थानों का उससे प्रभावित होना संभव हो। ऐसी संपत्ति है, ठीक, जिसकी 2 राज्यों में है, ठीक है, तो उसको प्रभावित होने के लिए संभावना है कि वो प्रभावित होंगी। ठीक है, ऐसे तरीके से। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा? एक पीठासीन अधिकारी होगा। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना में एक पीठासीन अधिकारी होगा। तो एक पीठासीन अधिकारी कौन नियुक्त करेगा? केंद्रीय सरकार नियुक्त करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है। तो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पीठासीन अधिकारी को नियुक्त करेगी। ठीक है, सॉरी राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के जो पीठासीन अधिकारी होगा कौन नियुक्त करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। सॉरी, क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। ठीक है, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। पीठासीन अधिकारी के लिए क्या अर्हता होती है, योग्यता क्या है? तो किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय अधिकरण के
पीठासीन अधिकारी के रूप में तभी नियुक्त किया जा सकता है जबकि वह व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है अथवा रह चुका है। क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। अर्हता क्या होगी? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान में हो या रह चुका हो, ठीक है, अपने पद से रिटायर हो गया हो। तो ऐसे लोगों के इसके लिए क्या अर्हता है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए, ठीक। असेसर की नियुक्ति। केंद्रीय सरकार यदि उचित समझती है तो राष्ट्रीय अधिकरण की सहायता और सलाह के लिए 2 व्यक्तियों को असेसर के रूप में नियुक्त कर सकती है। मतलब 2 व्यक्ति को, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के लिए असेसर की जरूरत है, सहायकों की जरूरत है, जो अध्यक्ष की सहायता के लिए असेसर यानी सहयोगी की सहायता है, तो 2 सहयोगियों को नियुक्त कर सकता है, ठीक है। अब क्या है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के कार्य। इसके कार्य क्या है? कार्य, ठीक है। ड्यूटी क्या है? कर्तव्य क्या है? कार्य क्या है, ठीक है। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का कार्य क्षेत्र काफी विस्तृत होता है और यह समुचित सरकार के आदेशों तथा विवादों के निर्दिष्ट किए जाने के ऊपर निर्भर करता है। समुचित सरकार के आदेश और निर्देश के ऊपर ये निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक। उनका कार्य होता है, क्या क्या कार्य होता है? निर्दिष्ट विवादों का न्याय निर्णय करना। जो विवाद उनके पास आता है उनका जल्द से जल्द न्याय निर्णय करना, ठीक। और अपना पंचाट देना, मतलब निर्णय देना, ठीक, अपना पंचाट देना, ठीक, देना। अधिनियम की धारा 15 उसके कार्यों के संबंध में प्रावधान करती है, जिसके अनुसार जब कभी भी कोई औद्योगिक विवाद उन्हें न्याय निर्णय के लिए निर्दिष्ट किए जाते हैं तो वह उस पर यथाशीघ्र कार्यवाही करेगा। कार्य सेक्शन 15 में बताया गया है कि कोई भी, सेक्शन 15 इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 15 में बताया गया है कि कोई विवाद यदि न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाता है, कोई भी विवाद यदि न्यायाधिकरण को निर्दिष्ट किया जाता है तो वो जल्द से जल्द न्याय करने की कोशिश करेंगे, न्याय निर्णय देने की कोशिश करेंगे। ऐसे वाद में पंचाट निर्णय देने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब क्या है? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की शक्तियां। राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की शक्तियां, क्या शक्तियां होती हैं, ठीक। पहला है सेक्शन 11(3) के अनुसार, सेक्शन 11(3) के अनुसार, सेक्शन 11(3) के अनुसार न्यायालय अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण को एक व्यवहार न्यायालय के समान व्यवहार संहिता द्वारा प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है। सिविल मतलब न्यायाधिकरण को सारी क्या सिविल शक्तियां प्राप्त है, जो दीवानी मामले में प्राप्त होती हैं सिविल कोर्ट को, वही इसे भी प्राप्त हैं, ठीक, जिसका प्रयोग निम्नलिखित के बादों में करेगा। और ये सिविल प्रक्रिया जो सिविल दीवानी प्रक्रिया के सारे शक्तियां प्राप्त हैं दीवानी कोर्ट के, दीवानी न्यायालय के, वो कैसे प्रयोग करेगा ये देखिए। पहला, किसी व्यक्ति को उपस्थित करने तथा शपथ पूर्वक उसका परीक्षण करने के संबंध में, किसी व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए सम्मन जारी करेगा, ठीक है, किसी व्यक्ति को उपस्थित करने के लिए सम्मन जारी करेगा और उसके परीक्षण के लिए आदेश निर्दिष्ट कर सकता है, ठीक। ये दीवानी न्यायालय की भी शक्तियां हैं, ठीक। दूसरा, अभिलेखों तथा तत्संबंधी विषय सामग्रियों को प्रस्तुत करने के संबंध में, मतलब अभिलेख जो साक्ष्य के रूप में दस्तावेज है उसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकता है, ठीक। तीसरा, गवाहों का परीक्षण करने के लिए आयोग जारी कर सकता है। गवाहों के परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करेगा, ऐसे कमीशन जारी करेगा कि आप आइए और ये अपनी गवाही दीजिए, ठीक है, परीक्षण के लिए कमीशन जारी करेगा। यथाविहित अन्य और जो भी तरीके हैं दीवानी न्यायालय के, वो सारी शक्तियां इसे प्राप्त है, जैसे राष्ट्रीय न्यायाधिकरण, ठीक है। अब मेन पॉइंट दूसरा है,
अधिकरण एवं न्यायालय को ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने जैसा कि पक्षकार प्रस्तुत करें एवं विवाद का बेहद करने के शक्ति प्राप्त है, जो कि विवाद में सुसंगत है। मतलब जो विवाद में सुसंगत तथ्य है उसे अधिकरण सुनेगा और उसे जारी करेगा। ठीक है। यदि कोई प्रबंधक किसी मामले में हस्तक्षेप करता है तो उसको लिए उसे उस पर रोक लगा सकता है। ठीक है। न्यायालय किसी भी अधिकरण के जो न्यायिक अधिकरण है, जो ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है, ये किसी भी मामले को जो श्रमिकों और कर्मकारों के बीच में हुआ है इनके पास भेजा जाता है, तो वो सारे मामले को निस्तारण सही ढंग से करेंगे और जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे न्याय निर्णय करने की, न्याय देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ये हो गया इनकी शक्तियाँ। और जो इनकी शक्तियाँ हैं न्यायालय के क्षेत्राधिकार, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के क्षेत्राधिकार। जुरिस्डिक्शन, क्षेत्राधिकार। ठीक। क्या है जो क्षेत्राधिकार, इसकी जो इंडियन डिस्प्यूट एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, और सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में जो दिया गया है वो उस पर उसका क्षेत्राधिकार प्राप्त है, सेकेंड शेड्यूल और थर्ड शेड्यूल में। ठीक है। अनुसूची सेकेंड और थर्ड में जो दिया गया है वो है। तो क्या है द्वितीय अनुसूची में क्या है, जो बातें आती है दूसरी अनुसूची में, उसके ऊपर क्षेत्राधिकार जो है न्यायाधिकरण का, वो मैं बता रहा हूँ। एक पहला है अस्थायी आदेशों के अंतर्गत नियोजक द्वारा पारित आदेशों की वैधता एवं औचित्य। अस्थायी आदेश की औचित्य और वैधता की जांच करेगा। ठीक है। दूसरा अस्थायी आदेशों की व्यापकता एवं विश्लेषण। अस्थायी आदेश जो स्थायी आदेश है उसका विश्लेषण करेगा और उसका व्यापकता क्या है, ठीक है, उस पर ये निरीक्षण करेगा, उस पर ये अपना मत प्रस्तुत करेगा। कौन? राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। ठीक। तीसरा क्या है अनुचित ढंग से श्रमिकों का निष्कासन, उसकी सेवा विमुक्ति या पुनर्नियोजन। क्या जो कर्मकारों को निकाला गया है क्या उचित है या अनुचित है। ठीक है। इस पर ये देखेगा। और क्या है सेवा विमुक्ति या पुनर्नियोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता, पुनर्नियोजन हो सकता है कि नहीं हो सकता, सेवा मुक्ति हुई है तो क्या वैधता की जांच हुई है, क्या प्रक्रिया के अनुसार इनकी सेवा नियुक्ति हुई है, सेवा विमुक्ति किए हैं, ये देखेगा। चौथा कोई परंपरागत रियायत है, ठीक है, या परंपरागत रूढ़ प्रथा चली आ रही है तो वो उसकी वैधता की जांच ये करेगा। ठीक। ये सेकेंड शेड्यूल में है। ठीक। ये सारी चीजें सेकेंड शेड्यूल में है। इसमें चौथा भी है हड़ताल या तालाबंदी की वैधता या वैधता। हड़ताल या तालाबंदी या छटनी जबरी छुट्टी जो भी है यदि की गई है नियोजक द्वारा, श्रमिकों द्वारा, तो उसकी वैधता की जांच ये करेगा। ठीक। और क्या है ऐसा कोई मामला जो तृतीय अनुसूची में आता है, तो तृतीय अनुसूची में क्या मामला आता है वो देख लीजिए एक एक करके। ठीक है। पहला क्या है तृतीय अनुसूची में वेज, उसकी देयता या समय तथा ढंग, वेजेस की देयता या उसका ढंग, कितना दिया गया है और क्या ढंग हुआ है। ठीक है। ठीक। पाली के अनुसार का पाली होती है ना, फर्स्ट पाली, सेकेंड पाली, 12 घंटे का, 4-8 घंटे का कंपनियों में होता है, तो वो पाली के वैधता की जाए। पाली के अनुसार जो कार्य किया है क्या वो किया है किसी कंपनी में, एक फर्स्ट पाली में 8 से लेके 4 बजे तक, 4 बजे से लेके फिर 12 बजे तक, ऐसे चलता है। ठीक है। कार्य होता है तो जो पाली में कार्य किया क्या वो सही है था वो देखेंगी। ठीक। प्रतिकर विषयक और दूसरे भत्ते, क्या कंपनसेशन सही ढंग से दिया गया है। ठीक है। या कोई और भत्ता जो दिए था क्या नियोजक ने दिया है। ठीक है। ये देखेगा। ग्रेड का निर्धारण, जो ग्रेड है क्या उस ग्रेड से क्या जो ग्रेड है उसका निर्धारण सही ढंग से हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक। ये देखेगा। कार्यालय एवं विश्राम का समय,
ऑफिस कहाँ है या विश्राम की टाइमिंग क्या है, ये तृतीय अनुसूची में है। ठीक है, ये देखेगा। अनुशासन संबंधी नियमावली, क्या जो नियमावली बनी है अनुशासन से संबंधित, क्या वो वैध है, क्या उचित है, या यूं ही मनमाने ढंग से बनाया हुआ है, इसकी जांच करेगी। सवेतन छुट्टियां एवं अवकाश, क्या जो छुट्टियां निर्धारित हैं क्या सवेतन देते हैं, ठीक है, वेतन सहित जो छुट्टियां मिलती हैं क्या वो सही ढंग से है, या जो अवकाश हुआ है क्या वो नियम के अनुसार अवकाश हुआ है। ठीक है, ये न्यायाधिकरण जांच करता है। ठीक है, इसका कार्य है। बोनस, भविष्य निधि एवं ग्रेजुएटी, बोनस, भविष्य निधि एवं ग्रेजुएटी, ये सारी चीजें क्या नियोजक ने सही ढंग से किया है। ठीक है, और क्या है, श्रमिकों की छटनी तथा स्थापना की पूर्णतः बंदी, क्या छटनी जो हुई थी या संस्थान को पूर्ण रूप से बंद किया गया था, क्या उसके लिए प्रतिकर दिया गया था कि नहीं दिया गया था, क्या सही ढंग से नियम का पालन हुआ था कि नहीं हुआ था, ये चीजें इसमें ये भी देखेगा ये न्यायाधिकरण। ठीक, और भी ऐसे ही मामले हैं जो हो सकते हैं। ठीक है, तो उनका भी ये निरीक्षण करेगा। ठीक, ये हो गया आपका क्या औद्योगिक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना। जो राष्ट्रीय न्यायाधिकरण है उसकी संरचना है। ठीक, इसके कार्य, शक्तियां और क्षेत्राधिकार। ठीक है, ये कहाँ परिभाषित, इस राष्ट्रीय न्यायाधिकरण की संरचना के लिए कहाँ प्रावधान दिया गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की धारा 7(ख) में, और इसका कार्य क्या है सेक्शन 15 में। शक्तियां कहाँ है, सेक्शन 11(3) से शुरू की गई हैं, और भी शक्तियां हैं सेक्शन 11(3) में भी है। क्षेत्राधिकार है, तो क्षेत्राधिकार किस शेड्यूल में है, सेकंड और थर्ड शेड्यूल में क्षेत्राधिकार नहीं है। तो ये हो गया राष्ट्रीय न्यायाधिकरण। अब आगे के लिए, ठीक है, अगले कक्षा में, ठीक, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, ओके।